Today we are going to continue with the previous topic that was mass spectrometry. But the additional thing is that we are going to see the fragmentation. Okay, what is the fragmentation in the mass spectrometry or mass spectrometry and how it helps us to determine the structure or the formula of that compound, right? So if you look at the fragmentation, look at this. For example, if I give you an example, I have a compound C4H10. And when we pass this molecule of C4H10 into a mass spectrometer, what are the possible breakdown or fragmentation? I'm going to show it here. Let's say ये C4H10 ब्यूटेन है. वैसे तो ये 2-methyl propane भी हो सकता है. ये ब्यूटेन है. तो हमने ये सीखा है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को पास करते हो इनटू मास स्पेक्ट्रोमीटर तो क्या होता है. आप कहते हैं जी उसकी जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स उस पे फायर होते हैं और वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देते हैं जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. यही पढ़ा है ना हमने प्रीवियस उसमें. आप कहते हैं जी लेट से वो जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वो आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है. लेट से हर एक पॉसिबिलिटी है ना, मैं मेन पॉसिबिलिटी देखने लगा हूँ. और वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है. तो जब इसको नॉकआउट कर देगा तो ये क्या चीज बन जाएगी. ये बन जाएगी CH3 विद पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो बाकी का एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को होल्ड नहीं कर सकता. तो ऑल्दो ये जो फ्रैगमेंट का दूसरा हिस्सा है जो कि CH2 CH2 CH3 है, ये एक फ्री रेडिकल बन जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये फ्री रेडिकल बन जाता है. बट एट दिस मोमेंट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस फ्री रेडिकल थिंग, राइट. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. बट बताने का मकसद ये है कि एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल breaks down into the smaller fragments when it is passed into the mass spectrometer, right? For example, ये जो CH3 पॉजिटिव बन गया है तो फिर आप कहते हैं इसका तो मास भी अलग होगा. हम कहते हैं यस. जैसे इसका मास 12 टाइम प्लस 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 15 है तो आप कहते हैं 15 पे ये पीक देगा इन मास स्पेक्ट्रोमीटर. हम कहते हैं ओके लेट्स से यहाँ नहीं हिट हुआ. लेट्स से दैट हिट टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है. फिर क्या होगा. फिर आप कहते हैं जी फिर ये वाली फ्रैगमेंट बन जाएगी CH3 CH2 पॉजिटिव. तो आप कहते हैं इसका MR कितना बन जाएगा. CH3 का 15 होता है प्लस 14 CH2 का तो कितना बन गया 29. तो आप कहते हैं ये वाला फ्रैगमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर में 29 पे पीक देगा और जितनी ज्यादा वो होंगी उतने ज्यादा उसके पोर्शंस होंगे, राइट. सिमिलरली लुक एट दिस. ये यहां से अगर लेट से चला गया तो फिर क्या पॉसिबल ऑप्शन. CH3 CH2 CH2 विद पॉजिटिव चार्ज. तो इसका क्या मास हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 14 43. इसके अलावा भी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप तोड़ सकते हैं बट हमने जैसे कहा मेन सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे रहते हैं. सो वी कैन जस्ट सी द मेजर फ्रैक्शंस. और फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है इस कार्बन के इनर शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम कहते हैं यस ये तो आउटर शेल है ना. आप कहते हैं यहाँ इनर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है. लेट से उसको जाके हिट करता है तो आप कहते हैं उसे नॉकआउट करता है. फिर तो कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा. हम कहते हैं फिर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा. फिर ये CH3 CH2 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. तो दीज आर द पॉसिबल आयंस विद देयर मैसेस और इसका मैस 58 बनता है, राइट. तो ये अगर आप सिर्फ मैसेज छोड़ दूं मैं यहाँ पे तो दीज आर द पॉसिबल आयंस along with their masses in the mass spectrum of this. तो इसकी पीक्स होंगी. अब जो फ्रैगमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पीक्स होंगी. इस वाले पीक को ये जो मॉलिक्यूलर आयन होता है जिसमें कोई चीज नहीं टूटी होती आप उसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. और इसकी वजह से जो पीक आती है वो हम पहले कह चुके हैं उसे M पीक कहेंगे, राइट.
तो अब अगर आप इसका मास स्पेक्ट्रम बनाते हैं लेट्स से, तो आप कहते हैं इसका ये मास स्पेक्ट्रम बनेगा कि ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये m/e वैल्यू है, और ये इसकी पीक्स है। ये देखिए हाइट में अभी रैंडम बना रहा हूँ, पहली 15 पे है जो कि किसकी वजह से है, CH3 पॉजिटिव एक फ्रैगमेंट है जो कि, दूसरी किस पे है बच्चों, CH3 CH2 की वजह से है। हाइट में अभी रैंडम बना रहा हूँ, CH3 CH2 के फ्रैगमेंट की वजह से है जो कि 29 पे है। फिर तीसरी जो है वो किस वजह से है, वो एक और फ्रैगमेंट की वजह से है जो कि क्या है 43 है, जो कि CH3 CH2 एंड देन CH2 ऑन द लास्ट। जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है जिसको हम एम पीक कहते हैं, वो देखिए वो कहाँ है, वो ये कहाँ है, ये 58 पे है, जो कि किसकी वजह से है, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, राइट। तो ये क्या बन गया, दिस इज अ मॉलिक्यूलर आयन, राइट। सो ये मॉलिक्यूलर आयन है, राइट। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन, और ये जो सारी पीक्स हैं दे आर पीक्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स, राइट। दीज आर द पीक्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स, ये सारी फ्रैगमेंट्स की पीक्स हैं। ये क्लियर है। अब जैसे एक और मॉलिक्यूल मैं आपको दे देता हूं, उसके क्या फ्रैगमेंट्स होंगे और उसकी क्या पीक्स होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर C4H10 ही है, बट दिस इज लाइक दिस, CH3CH एंड देन CH3 एंड देन CH3, ये है बच्चों। तो आप कहते हैं जी इसका जब आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो देखें कहाँ कहाँ पीक्स होंगी, ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये m/e वैल्यू है, एक ये पीक है। कहाँ कहाँ पीक्स होंगी, इलिया आपसे शुरू कर रहा हूँ, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अगर ये मॉलिक्यूल यहां से टूट जाता है, CH3 पॉजिटिव की एक फ्रैगमेंट होगी जिसकी वजह से पीक एट 15 होगी, ऐसे ही है। अगर ये मॉलिक्यूल यहां से टूट जाता है, लेट्स से इस हिस्से से, फिर कहाँ पीक होगी देखें जरा, 15 प्लस 12 प्लस 1 कितने हो गए, 15 प्लस 13 कितने होते हैं, 15 प्लस 13 13, ये 15 है ना, और ये 12 प्लस 1 28 पे पीक होगी, जो कि किसकी वजह से होगी, CH3CH पॉजिटिव की वजह से। नेक्स्ट, अगर यहां से मॉलिक्यूल अलग हो जाता है ये, तो ये देखो कहां पीक होगी इसकी, वेयर आर द पीक, CH3CH एंड देन CH3 पॉजिटिव। तो कितना बनता है, 15 15 दोनों साइड पे है, 30 हो गया, ओके। प्लस 13 कितना हो गया, 30 प्लस 13, या दिस सारे का एमआर निकाल रहा हूँ, 15 इसका 15 इसका, दोनों CH3 15 है ना, प्लस CH13 है, तो कितना बन गया 43 50, और फिर एक पूरा का पूरा जो होगा, कौन सा, ये CH3 अलग कर लें तो भी 15 ही होगा, वो भी एक ही चीज है जी। अब देखें एक आखिरी कहाँ होगी, जो मॉलिक्यूलर आयन होगी वो कहाँ होगी, 58 पे, जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाएगा वो क्या होगी, CH3CH CH3 पॉजिटिव, ओके।
और इसकी कहाँ होगी एमआर 58। सो ये सारी पीक, दिस पीक, अब जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है इसको क्या बोलोगे बच्चों? एम पीक। और ये जो सारी पीक्स हैं ये क्या है? पीक्स ड्यू टू फ्रैगमेंट्स। अब देखो ये जो पीक्स ड्यू टू फ्रैगमेंट्स है ना, ये हमारी हेल्प कैसे करती हैं? अब सुनना जरा प्लीज पेरेंट्स, ये हमारी हेल्प ऐसे करती हैं कि अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों स्पेक्ट्रम, ये जो दो मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, ये दोनों एक ही कंपाउंड के स्पेक्ट्रम है, सॉरी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ दो अलग अलग कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रम। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये ब्यूटेन का है, और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये किसका है? 2 मिथाइल प्रोपेन का, जो कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इन दोनों की एम पीक तो बच्चों सेम जगह आएगी ना, और सेम जगह नोटिस करो दोनों की एम पीक कहाँ आ रही है? 58 पे। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं? आप सुनना जरा, ये फ्रेगमेंटेशन की पीक एक्चुअली यूज होती है टू डिटरमिन कि कौन सा आइसोमर है। अब जरा गौर से देखो, कोई ऐसी पीक जो दोनों में अलग अलग हो। 15 पे इसके भी है उसके भी है, 43 पे इसके भी है उसके भी है, 58 पे इसके भी है उसके भी है। कौन सी पीक है जो डिफरेंट है? गौर से देखें जरा। दोनों मैथ्स 28 पे एक पीक है और उसके कहाँ है 29 पे, तो आप कहते हैं ये दो पीक्स जो है दे आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। आप समझ आ रही है? ये डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर 29 पे मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिया C4H10 का और उसके 29 पे पीक आई, आपने कहा ये ब्यूटेन है। और अगर 29 पे नहीं आई और किस पे आई? 28 पे आई, तो आपने कहा ये कौन सा है? 2 मिथाइल प्रोपेन। नो, उसके फ्रैगमेंट उसी वक्त बनाने होते हैं ना, और फिर देखना होता है कि कौन सा फ्रैगमेंट कहाँ से आया है और फिर वो कौन से आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं क्वेश्चन देने लगा हूँ इस पे, बट आई गॉट, यू गॉट माई पॉइंट कि फ्रैगमेंट्स जैसे एम पीक का अपना एक इस्तेमाल है, M+1 का अपना एक इस्तेमाल है, इसी तरह आप कह रहे हैं इसका भी एक इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल क्या है वो मैंने आपको बताया। ओके, तो लिखिए जरा। मिसाल के तौर पे आपको अब फ्रेगमेंटेशन करनी है, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। कह रहा है कंपाउंड है C3H6O, इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों के मास स्पेक्ट्रम में डिफरेंस बताना है। एक ये थ्रू फ्रेगमेंटेशन, सारी पीक्स बनाएंगे तो खुद ही डिफरेंस आ जाएगा। एक एल्डिहाइड है, यस, एक कीटोन है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, there is a compound with a molecular formula C3H6O which may be an aldehyde or ketone. Okay, what are the possible fragments and how these two mass spectrum will look like? जरा बताइए। Let's break them into the fragments. Main सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने हैं। Okay, so what are the possible fragments for aldehyde और उनके masses, and then what are the possible fragments for the ketone and their masses and their M peaks? एल्डिहाइड की एक फ्रेगमेंट क्या होगी? CH3, एक होगी CH3CH2 पॉजिटिव, और एक CHO पॉजिटिव, नहीं CHO पॉजिटिव भी तो होगी। और ये कहाँ है? 29 पे। जी, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहे हैं, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। और इस सारे की एक पूरे की भी एक पीक होगी जो कि कहाँ होगी? 58। सर जी खाली CH2 नहीं होगा, उसकी पीक नहीं होगी इस तरह? हाँ, अलग भी बना सकते हैं CH2 की 14 पे भी। यस, CH2 पॉजिटिव की भी एक 14 पे। कार्बन कार्बन बॉन्ड अलग की है ना। वैसे तो मैंने कहा ना मल्टीपल पीक्स होती हैं, बट हमने वो मेन कर लिया होता है। नहीं नहीं, दो नहीं, एक पॉजिटिव ही है, बट दोनों तरफ से टूट गया वो। तो इसका जो मास स्पेक्ट्रम है विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कि उसमें
अब दोनों क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, बहुत सारी पीक्स इनमें कॉमन भी होंगी। जैसे इसमें देखें 58 पे है, हाइट में ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, 29 पे है, 15 पे है, और फिर 14 पे है। अब उसके फ्रैगमेंट्स बताएं क्या होंगे। 15 पे CH3CO मिला के कितना बनता है? 15 प्लस 12 प्लस 16 कितना बनता है? ये सारे का मैस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3। और फिर सीओ की, सिर्फ सीओ की क्या हो जाएगी? और पूरे CH3 मॉलिक्यूलर आयन पीक वो कहाँ होगी? 58 पे। इसका मैस स्पेक्ट्रम अगर बनाऊंगा तो किस तरह का नजर आएगा? हाउ डू इट लुक लाइक? कहाँ कहाँ पीक होगी बच्चों? 15 पे, और 43 पे, और कहाँ होगी? 58 पे, और 28 पे। अब दोनों में डिफरेंस देखें, अब दोनों हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ C3H6O। तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा, क्या डिस्टिंग्विश होगा? आप कहते हैं हाँ 15 वाली तो दोनों में है, 58 वाली भी दोनों में है, तो क्या डिफरेंस हो गया? यस, तो अगर 43 या 28 पे पीक आई तो मुझे पता चल जाएगा वो कौन है, कीटोन है। और अगर 29 पे पीक आई तो मुझे पता चल जाएगा वो कौन है, एल्डिहाइड। सो जो फ्रैगमेंट्स की पीक्स होती हैं, दे आर एक्चुअली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो या डजंट मेक डिफरेंस, उससे हाइट ज्यादा हो जाएगी, मैथ्स तो 29 ही रहेगा। ठीक है, सो डबल मोर मोर परसेंटेज, मोर रिलेटिव अबंडेंस हो जाएगी 29 वाले की, उसकी हाइट बड़ी होती जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी लुक एट द फ्रैगमेंट्स, राइट। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट। मैं अभी तक आपको क्विकली बता देता हूँ, पूरे स्पेक्ट्रम को मैं आपके सामने क्विक से रिवीजन दे देता हूँ कल की और आज की, बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चन। हम कहते हैं ये जो एक ग्राफ होता है जिसके इस साइड पे रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस, इस साइड पे M/E वैल्यू हो, ठीक है। फिर हमने कहा इस मैथ स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं यू, जिनको हम पीक्स बुलाते हैं, राइट। और ये लाइंस डिफरेंट डिफरेंट मास के ऊपर होती हैं, मास ओवर चार्ज वैल्यू के ऊपर होती है। और इनकी हाइट ये बता रही होती है कि उस मास वाला जो फ्रैगमेंट है या मॉलिक्यूलर आइन है, उसकी परसेंटेज कितनी है, इस मिक्सचर में उसकी यील्ड कितनी है। ओके, सो जैसे ये मैंने खुद ही बना दिया 15 पे, 29 पे, 43 पे, राइट, लेट्स से 58 पे। फिर आप कहते हैं जी इसमें अगर साथ ही एक छोटी सी पीक हो 59 पे, और फिर एक बड़ी पीक हो 60 पे, तो आप कहते हैं ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है इसको दो रीजन्स में हमने डिवाइड किया। हमने कहा ये जो रीजन है इसका, यहाँ जो पीक्स आती हैं वो उसी मॉलिक्यूल के छोटे टुकड़ों की वजह से, फ्रैगमेंट्स की वजह से होती हैं। और यहाँ जो पीक्स आती हैं, ये जो इकट्ठी तीन चार पीक्स होती हैं, ये उसके मॉलिक्यूलर आयन की वजह से होती है। मॉलिक्यूलर आयन मतलब उस कंपाउंड के पूरे मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है। कि जो पीक उस तरफ आगे करके आती हैं वो उस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे C4H10 है, तो आप कहते हैं ये जो रीजन होगा जिसमें पहली वाली पीक जो होगी उसको क्या बोलेंगे आप? एम पीक। फिर जो छोटी होगी उसे क्या बोलेंगे? और जो
2 यूनिट आगे होगी उसको क्या बोलेंगे? आप कहते हैं हर पीक कुछ ना कुछ हमें बता रही है, हम कहते हैं यार एम पीक को देख के उस कंपाउंड का क्या पता चल जाता है? एम आर। जैसे अगर 58 पे है तो एम आर कितना है? 58। M+1 पीक, और ये क्यों आती है साथ ये भी बताना होता है, ये क्यों आती है? ये उसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर आयन की वजह से। जैसे ये C4H10 एक कंपाउंड है ना, तो उसका पूरा मॉलिक्यूलर आयन अगर वो ब्यूटेन है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, जिसमें से एक भी हाइड्रोजन या कार्बन कम नहीं हुआ, बस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए वो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। उसकी पीक को एम पीक कहते हैं। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूलर आयन लेट से ये है, तो इसकी वजह से जो पीक आएगी उसे मॉलिक्यूलर आयन एम पीक कहेंगे। ठीक है, उसके मास की वजह से, और वो जितना होगा उतनी हाइट उसकी होगी। वो कहता है ये M+1 पीक क्या है? यस, वो कहता है ये नंबर ऑफ नहीं, इस्तेमाल इसका नंबर ऑफ कार्बन है, ये आती क्यों है? वो कहता है ये कार्बन के C13 आइसोटोप की वजह से आती है। यानी ये बता रहा होता है, और C13 क्योंकि रेशो बहुत कम है, कार्बन 12 और कार्बन 13 की आपको पता है आपस की रेशो 100:1.1 है। यानी अगर मैंने आपको 101 कार्बन दिए, कितने एटम दिए? 101 कार्बन, उनमें से 100 जो हैं वो C12 हैं। वो कितने हैं? और जो 101 नंबर है, यानी जो एक और है, वो क्या है? C13। 202 दिए मैंने, 202, उनमें से 200 को कितने हैं? C12 है, और 2 जो है वो कितने हैं? 13। तो ये बेसिकली ये रेशो है। इसीलिए आप कहते हैं अच्छा ये अब इस वजह से आता है। अब उस फार्मूला की भी सेंस आपको बनेगी। आप कहते हैं अच्छा, अब वो फार्मूला जो हम यूज करते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन बताता है वो ये है 100/1.1 abundance of M+1 divided by abundance of MP। ओके, ये समझ आ गई बात? ये हमें नंबर ऑफ कार्बन बताता है। यानी पहले ये बताना है कि M+1 पीक क्यों आती है, वो कार्बन के C13 आइसोटोप की वजह से आती है, क्योंकि कार्बन का C13 आइसोटोप की रेशो बहुत ही कम होती है, 100:1.1, इसलिए वो पीक बहुत छोटी होती है। और उसी रेशो को यूज करके आपको ये नंबर ऑफ कार्बन निकालने होते हैं। आप इसका देखें ना, मैथ्स, मेंटल मैथ्स भी बना सकते हैं। मैंने जैसे आपको दिए 303 कार्बन, कितने दिए? उसमें से कितने C12 होंगे और कितने C13 होंगे? बात समझ आ रही है? अब इसी को उल्टा कर लेते हैं। मैंने आपको एक मिक्सचर दिया, उसमें 4C13 थे। कितने C13 थे? तो C12 कितने होंगे? दिस इज हाउ वी फिगर आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि हमें जब उनकी आपस की रेशो पता लगती है ना, उससे हम उससे हम फिगर आउट कर लेते हैं कि ये क्या वैल्यू है उसकी। समझ आ रही है बात? सो दिस इज हाउ M+1 पीक का वजह आ गई। M+2 पीक, M+ ये लिखा हुआ है, कल लिखा हुआ है सारा। अब जैसे रिविजन करा रहा हूँ, कल इसके नोट्स बने हुए, जैसे रिविजन फॉर टुडे। अब M+2 पीक क्या होती है वो सुने। वो कहता है जी कि ये होता ही है कि अगर किसी कंपाउंड में ना ये वाला एलिमेंट आ जाए, ये वाला आ जाए, इधर देखो, Cl आ जाए, तो आप कहते हैं कि बेसिकली होता ये है, जब आप इसका एमआर निकालते हैं, आप जरा देखना, आप इसका एमआर निकालते हैं, 12 × 2 कार्बन का हो गया, 1 × 5 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स। यस, आप कह रहे हैं एक है 35। तो जब आप इस सारे को करके एमआर निकालते हैं तो ये वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा जो एम पीक देगा। जो कौन सी पीक देगा? अगर आप इसी एक और मॉलिक्यूल है, उसमें है Cl है, लेकिन Cl कौन सा वाला है? 37 वाला। तो जब आप इसका मैथ निकालेंगे, अगर इसका टोटल लेट से 64 आता है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 66। तो आप कहते हैं अच्छा ये जो है, इसलिए आप इसको M+2 पीक कहते हैं, कि बेसिकली वो मॉलिक्यूल वही है, C2H5Cl है, यानी है ये भी C2H5Cl है, लेकिन इसमें जो Cl एटम है उसका मास कितना है? 37। इसमें जो Cl था उसका मास कितना था? 35। इसलिए ओवरऑल उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो 35 की बजाय क्या हो गया है? 37। समझ आएगी बात? एक तो ये आपको समझना है। अच्छा, इसका मतलब है कि सेम इज द केस विद द ब्रोमीन। आप कहते हैं जी अगर एक कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन आ जाता है,
तो आप कहते तब भी तो इसके मास एमआर कैलकुलेट करेंगे तो दो एमआर आएंगे। एक वो एमआर होगा जब ब्रोमीन क्या यूज करेंगे 79, और एक वो एमआर होगा जब ब्रोमीन क्या यूज करेंगे 81। तो इसकी वजह से जो पीक आएगी उसे क्या कहेंगे, एम पीक। नो वो नहीं, ये आइसोटोपिक मैसेज। समझ आ गई बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इज इट क्लियर नाउ? नहीं, एम में छोटा यूज होगा और M+2 आपको समझ आएगी M+2 आती क्यों, कि वो उसका मैस क्यों 66 आता है, क्योंकि उसमें वो मॉलिक्यूल में वो ब्रोमीन या वो क्लोरीन होता है जो हायर मैस वाला। यानी मैंने आपको एक बीकर दिया, उसमें C2H5Cl था, तो आपने उनके मैस निकाले, 64 64 आ रहा था, एक का एकदम मैस 66 आने लग गया। आप कहते हैं कि जो 66 मैस आया है ये वो C2H5Cl का मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन 37 अटैच हुआ है। आप कहते हैं इसकी फिर अलग पीक आएगी, हम कहते हैं हाँ इसकी अलग पीक आएगी। तो उस पीक का नाम भी अलग कर दिया, क्या नाम कर दिया, M+, ये बताना। राइट, सो ये आ गया M+2 पीक, M+1 पीक क्यों आती हैं, किस वजह से, क्या बताती हैं। हाइट सेम हो तो ब्रोमीन होता है, हाइट की रेशियो 3:1 हो तो क्लोरीन होता है। ठीक है, और फ्रैगमेंट से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पता चलता है। ठीक है, सो अब मैं इसके ऊपर एक सवाल दे रहा हूँ, और फिर ओवरऑल वो ट्रायल एंड एरर करके आपको एमआर पता हो, एक कार्बन का नंबर पता हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एडजस्ट करके टोटल एमआर के इक्वल करके आप निकाल लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी आपको दे सकता है कि कैसे आती है। एम पीक में कौन सा यूज होता है आप बताएं? यस, और M+2 अगर आप ले रहे हैं तो फिर या दैट्स इट, वेल डन। उनका नहीं है, वो यही कंसिडर किया जाता है कि उन सब में कार्बन और हाइड्रोजन एक ही आइसोटोप लगा हुआ। एम पी की यूज करते हैं टू गेट द एमआर, लेकिन M+2 भी अगर आप किसी स्वेयर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक आ जानी चाहिए कि उसमें मैंने हायर आइसोटोप यूज करना है। Compound F contains element carbon, hydrogen, and oxygen. Only all carbon bonds are single. Structure of F was analyzed in mass spectrometry. The mass spectrum M peak is 90. ये देखो M peak 90 पे है, तो इसका मतलब है इसका MR क्या होगा बच्चों? M peak क्या बताती है, MR बताती है। The ratio of heights of M and M+2 peak is 22.1 to 0.7. Yes. तो आप कहते हैं जी M और M+1 पीक अगर इकट्ठी दी हो तो वो क्या बताते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो 100 ओवर टाइम्स abundance of ओवर M पीक, तो देखो क्या वैल्यू आती है। टू 2.88, तो राउंड ऑफ कर लेना होता है, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। कहता है सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। वो कह रहे हैं 3 कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन तो मुझे पता चल गया 3 है, एमआर भी पता है 90 है ना बच्चे, इसको इक्वल करना है। कार्बन कितने हैं, 12 टाइम 3 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं वो नहीं पता, तो x हो गया, 1 टाइम x कर देते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं वो भी नहीं पता। ठीक है, 16 टाइम x करके 90 कर देते हैं। अब आपको, या 16 टाइम y करके 90 कर देते हैं। अब आपको x और y इस तरह एडजस्ट करना है ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही, कॉमन सेंस के थ्रू ही, कि टोटल वैल्यू 90 आ जाए। पहले मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ, 16 माइनस 36 करना। अब आप 54 को ऐसे एडजस्ट करें, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास वुड बी इक्वल टू 54। आपको ये भी समझ है कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन, जाहिर है कार्बन 3 के साथ हाइड्रोजन को 50 तो नहीं हो सकते ना, 20 तो नहीं हो सकते ना, कुड बी 2 4 6 8 मैक्सिमम।
इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम इसका मतलब है मास इज कैरिड बाय ऑक्सीजन। तो किस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रखेंगे 54 बन जाए? क्या ख्याल है आपका? ऑक्सीजन कितने रखें? एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 54 मास एडजस्ट करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। वेल डन, वेल डन। 16 है एक का, तो अगर आप 3 ऑक्सीजन रख लेते हैं तो 48 मास तो सिर्फ ऑक्सीजन का हो गया। फिर कितने रह गए 54 में? 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है, 1। तो फिर कितने हो गए टोटल? 1 टाइम्स 6 हो गया। तो क्या बन गया? गॉट? आया रहा है, मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट। T is a saturated alcohol. It was analyzed by the mass spectrometry and NMR spectroscopy. The mass spectrum this. M over E value. M peak 74 पे है बच्चों. Height of M plus 2 peak is this. Calculate the number of carbon atoms. कितने कार्बन है इसमें? Into M plus 1 over M peak. 100 over 1.1 multiplied by कितना है? 0.9 over 20.4 कितना बनता है? जी, MR 74 है बच्चों। बता दिया उसने ये एक अल्कोहल है। तो 4 कार्बन वाली अल्कोहल क्या होगी? सीधा सीधा बता दो। C4H10O। काउंट करो, बनते हैं 74। कितना बन गया टोटल? यस। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? C4H10O या C4H9OH। 3 peaks highest mass spectrum of compound L corresponds to this, the ratio of the heights of M plus 1 peak, M plus 2. Use the direct calculate number of carbon atom. N क्या होगा बच्चों? कितना बनता है? 7 जी, 7 7 carbon. What is indicated by M plus 2 peak जी? यहाँ स्पेशली M और M plus 2 peak की हाइट दी हुई है। हाइट की रेशियो से फिर हम डिस्टिंग्विश भी कर लेते हैं ना। हाइट सेम आए तो ब्रोमीन होता है, 3:1 आए तो क्लोरीन होता है। तो देख लेते हैं क्या रेशियो आ रही है M और M plus 2 peak की। और 14.1, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन रही है? 1:3। तो क्या होगा फिर क्लोरीन? सर 3:1 को लिख दें। ये करें जरा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 0.2 over 5.9। N क्या है? M plus 2 P की सिमिलर हाइट है, तो N क्या है फिर? नहीं नहीं, वो तो M और M plus 2 की हाइट सिमिलर है। ब्रोमीन होगा जी। कितने एटम होंगे? एक ही एटम होता है। जब M और M plus 2 पीक हो तो क्लोरीन और ब्रोमीन का सिर्फ एक ही एटम होता है। वो M plus 4 होती है, अगर दो हो तो हमारे सिलेबस में नहीं। राइट। कह रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन। तो मैंने अभी क्या कहा है कि अगर सिर्फ M और M plus 2 पीक हो तो एक ही एटम होता है, ब्रोमीन का या क्लोरीन का। ओके। M plus 4 होती है फिर अगर एक से ज्यादा हो, तो वो तो हमारे उसमें नहीं है, वो फिर हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर ज्यादा क्लोरीन या ब्रोमीन हो ना तो फिर +2 से ऐड होती जाती है। जो 1 यूनिट आपको होगी मॉलिक्यूलर आयन पीक से, वो M+1 होगी। जो 2 यूनिट आपको होगी वो M+2 होगी।
जैसे m अगर 58 पे है तो जो 59 m ओवर ई वैल्यू पे पीक होगी वो m+1 होगी, और जो 60 पे होगी वो m+2, राइट? क्या समझा? क्या मैंने ये कहा है कि अगर m और m+2 पीक हो तो ये रूल है कि क्लोरीन और ब्रोमीन का एक ही एटम होता है, दैट्स अ रूल। ओके, सो आप कहते हैं कि एज देयर इज ओनली m and m+2 पीक, hence there is a one atom of bromine। क्लियर है? ओके, विल कंटिन्यू दिस, यहाँ पे रुक जाते हैं।